arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन। शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से कलचुरियों के शासनकाल का महत्व। प्रशस्तियों एवं ताम्रपत्रों से संस्कृत एवं प्राकृत के प्रचलन का पता चलता है। शिक्षा के लिए नरेशों ने अनेक मठ भी बनवाए थे। प्रमुख कवियों में रामाभ्युदय का रचयिता नारायण था। कलचुरी शासकों ने प्राकृत भाषा के कवियों को भी राजाश्रय प्रदान किया था। रतनपुर के पास एक पहाड़ी पर एक वीरा देवी का मंदिर है। उसमें प्राकृत भाषा में लिखा एक शिलालेख विद्यमान है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में प्राकृत भाषा में काव्य रचे जाते थे। 17वीं सदी में गोपाल मिश्र प्रसिद्ध काव्य रचनाकार हुए। उन्होंने खूब तमाशा, जैमिनी, अश्वमेघ, सुदामाचरित, चिंतामणि, राम प्रताप आदि ग्रंथों की रचना की। उन्हें राजा राज सिंह देव ने राजाश्रय प्रदान किया था। बाबू रेवाराम द्वारा लिखित तवारीख श्री हैहय वंशी राजाओं की इस अंचल की प्रथम लिपिबद्ध रचना है। बाबू रेवाराम हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वान थे। शिक्षा। अभिलेखी साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ शिक्षा की दृष्टि से भी समृद्ध था। इस काल में मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, आरंग, राजिम, रायपुर, खैरागढ़ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहां नीति शास्त्र, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि की शिक्षा दी जाती थी। स्थापत्य एवं मूर्तिकला। छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के शासनकाल में स्थापत्य कला का भी खूब विकास हुआ। महामाया का मंदिर, कंठी देवता का मंदिर, बुद्धेश्वर महादेव और भैरव जी का मंदिर आदि तत्कालीन स्थापत्य के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। उस समय स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र रतनपुर, पाली, तुम्माड़, जांजगीर, राजिम, मल्हार और अमरकंटक के कुछ क्षेत्र थे। पुजरी पाली के 2 ईंटों के मंदिर भी इसी समय के हैं। आरंग का जैन मंदिर, जो भंड देवल के नाम से प्रसिद्ध है और जो भूमिज शैली में है, इसी समय का है। इस काल के वैष्णव, शैव, जैन मूर्तियां, सूर्य व नवग्रहों की मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां भी मुख्य रूप से रीवा, सिरपुर, आरंग, बांधवगढ़, बस्तर आदि से मिली हैं। जैन व अन्य देवियों की तथा गंगा जमुना की मूर्तियां भी मिली हैं। कलचुरियों के द्वारा निर्मित मंदिरों के द्वार पर गजलक्ष्मी या शिव की मूर्ति पाई जाती है। गजलक्ष्मी कलचुरी वंश की कुल देवी थी और उनका कुल शिव उपासक था। इनका ताम्रपत्र हमेशा ओम नमः शिवाय से आरंभ होता है। मराठा काल में छत्तीसगढ़ का महत्व। छत्तीसगढ़ में मराठों के आक्रमण के समय रायपुर एवं रतनपुर के कलचुरी राजवंश की गद्दी पर क्रमशः अमर सिंह और रघुनाथ सिंह पदारूढ़ हुए। इनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर मराठों ने भास्कर पंत के नेतृत्व में 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर इसे अपने अधिकार में ले लिया तथा यहाँ कलचुरी सत्ता का अंत कर दिया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मराठा शासकों में बिम्तजी भोसले 1758 ईस्वी से 1787 ईस्वी तक, व्यंकोजी 1788 ईस्वी से 1811 ईस्वी थे। बिम्बाजी भोसले एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने न्याय एवं शासन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने एक नियमित न्यायालय की स्थापना की तथा रतनपुर में राम टेकरी की पहाड़ी में एक भव्य मंदिर एवं रायपुर में बूढ़ा तालाब के किनारे भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी स्थित है। ब्रिटिश युग में छत्तीसगढ़ का महत्व। 1854 ईस्वी में नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित हो जाने से छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1 फरवरी 1855 ईस्वी को यहाँ के अंतिम मराठा जिलेदार गोपाल राव को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश प्रतिनिधि को सौंप देना पड़ा। अंग्रेजों के आगमन से यहाँ एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को एक जिले का दर्जा दिया गया, जिसका अधिकारी डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स श्री इलियट था। उसके समय से 1947 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन चलता रहा। 1854 ईस्वी
अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही यहाँ ज्ञान विज्ञान का विस्तार आरंभ हुआ। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का लाभ उठाकर यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार हेतु मिशनरियों की स्थापना की तथा अपना प्रशासन लागू किया। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक महत्व। भूमिका। जिस प्रकार सहायक नदियों के बिना गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के उपादानों के रूप में क्षेत्रीय और जातीय स्तरों पर विशिष्ट सांस्कृतिक उपाधाराओं का भी उतना ही महत्व है और ये उपादान लोक संस्कृति में आते हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्र या जाति विशेष की सामूहिक जीवन प्रणाली, उसकी अपनी कला, धर्म, रीति रिवाज, विश्वास, ज्ञान आदि समाविष्ट रहता है। यही बात छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के बारे में भी सच है। छत्तीसगढ़ में लोक जीवन। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जीवन कठोर एवं अनियमित होते हुए भी नियमित मान्यताओं और विशिष्ट सामाजिक बंधनों से बंधा है। समान सामाजिक धरातल पर बसे गांव का प्रत्येक घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। गांव की सीमा साफ सुथरी होती है। गांव की सीमा के बाहर मरघट होता है। जनजातियों का समाज संगठन और बंधुत्व की भावना पर आधारित होता है। भूमि पर पूरे समाज का अधिकार होता है। इन लोगों में सामाजिकता होती है और नाच, गाना, दावतें आदि होती हैं। उनके उत्सव पूरे स्थानीय समूह के उत्सव होते हैं। इनका परिवार संयुक्त तथा पितृसत्तात्मक होता है। इनका निवास, खान पान, रहन सहन आदि सब सादगी लिए होता है। इनके अपने विवाह के प्रकार हैं। ममेरे मौसेरे भाई बहनों में बहुधा विवाह हो जाया करते हैं। तलाक कम होते हैं। विधवा एवं बाल विवाह होते हैं। सती प्रथा इनमें है, पर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं पाया जाता। औरतों की दशा नकारात्मक होती है। आर्थिक जीवन में आदिवासी समाज की आर्थिक संरचना त्रिस्तरीय होती है। पहला, खाद्य संकलन। दूसरा, अस्थिर प्राथमिक कृषि स्तर और तीसरा, स्थिर प्राथमिक कृषि स्तर। आदिवासी समाज के धर्म का आधार जीववाद और वोंगावाद होती है। जीववाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु में जीव है। वोंगा एक शक्ति है जो सर्वत्र विद्यमान है। यही शक्ति जीवन दान देती है, कल्याण करती है, बुराइयों का नाश करती है। आदिवासियों के अनुसार जीवात्मा कई प्रकार की होती है। जैसे पहला, संरक्षी। इसके अंतर्गत ग्रामीण देवता मान्य है और आदिवासी इसकी सामूहिक पूजा करते हैं। दूसरा, हितैषी। इन देवताओं की पूजा आदिवासी विशेष अवसरों पर करते हैं। तीसरा, अहितैषी। ये आत्माएं दुख पहुंचाती हैं और इसलिए आदिवासी पूजा द्वारा इन्हें शांत करते हैं। चौथा, पैतृक। इनकी पूजा आदिवासी पारिवारिक या कुल स्तर पर करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक विश्वास। छत्तीसगढ़िया लोगों के अपने जातिगत एवं पारिवारिक देवता होते हैं। प्रायः गांवों में देवी की एक मड़िया होती है जिसे अधिकांश स्थानों में ठाकुर दैया कहा जाता है। बहुत से गौड़ लोगों में यह प्रचलित है कि वे वृद्धों के मरने के बाद उनकी अस्थियां अपने घर के चूल्हे के पास गड़ा देते हैं। इस मृतक देवता की कोठी में रखा जाता है। यह दूल्हा देव कहलाता है। अनाज घर के कोठे के नीचे भी एक देवता की स्थापना की जाती है। इसे मुर्दई या रातमई कहते हैं। पशु रक्षार्थ होले रे नामक देवता होता है। इनका बूढ़ा देव मृतकों को पुरखों से मिलाता है। सतनामी एकमात्र गुरु घासीदास को मानते हैं। वे सत्यनारायण की पूजा करते हैं। ये शंकर पूजते हैं और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। कबीरपंथी गले में कंठी पहनते हैं और कबीरदास और उनके शिष्य धर्मदास के भजन गाते हैं। छत्तीसगढ़ में बाबा गुसाई को कहते हैं। उनके यहाँ बड़े बड़े मठ और मंदिर हैं। महंत इनमें से ही हैं। इनकी गुड़ियाँ स्थापित हैं। ये बैरागी होते हैं, गृहस्थ और विरक्त। अहिंसा बाबाओं का धर्म है। बाबा को आदरणीय और पूजनीय माना जाता है। संस्कार। छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज में मुख्य रूप से 3 संस्कार होते हैं। पहला, जन्म। दूसरा, विवाह संस्कार और तीसरा, मृत्यु संस्कार। पहला, जन्म। जन्म संस्कारों में क्षेत्रीय विषमता होती है। कहीं जन्म को एक प्राकृतिक घटना माना जाता है
तो कहीं संकट की स्थिति और जिसे दूर करने के लिए जादू टोने का सहारा लिया जाता है। शिशु जन्म के तुरंत बाद मरने वाली स्त्री को चुड़ैल हो जाने की अवधारणा प्रायः सभी जनजाति समूह में पाई जाती है। जन्म के दूसरे या तीसरे दिन होने वाले नामकरण संस्कार का सीधा संबंध शिशु से जुड़ा होता है। दूसरा, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार का महत्व संतानोत्पत्ति और गृह संचालन होता है। तीसरा, मृतक संस्कार। मृतक संस्कार में बहुत कुछ किया जाता है। शव का सिर किस दिशा में हो आदि के बारे में इनकी भिन्न भिन्न मान्यताएं होती हैं। मरने के 10वें दिन कर्म संस्कार होता है, जिसे कुंडी मिलाना कहते हैं। गोड़ों में मरने के तीसरे दिन कोज्जी करते हैं। इसमें एक कपड़ा बिछाकर उस पर एक पैली आटा डालकर त्रिभुज का एक निशान लगा देते हैं तथा पास में एक दीपक जलाकर उसे टोकनी से ढांक देते हैं। दूसरे दिन दीपक नदी में बहाकर आटे की रोटी बनाकर उसका प्रसाद सब खाते हैं और नृत्य करते हैं। गर्भावस्था में मरने वाली स्त्री का मृतक संस्कार शमशान से दूर किया जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बालक को महुआ अथवा वट वृक्ष के नीचे दफनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य एवं गीत। पहला, सुआ नृत्य अथवा गीत नृत्य। सुआ छत्तीसगढ़ में मूलतः महिलाओं और किशोरियों का नृत्य पर्व है। छत्तीसगढ़ी जनजीवन में सुआ नृत्य की लोकप्रियता सबसे अधिक है। इसमें सभी जाति वर्ग की स्त्रियां हिस्सा लेती हैं। दीपावली के कुछ दिन पूर्व से सुआ नृत्य शुरू होता है और समापन दीपावली की रात्रि में शिव गौरा विवाह के आयोजन से होता है। इसलिए सुआ नृत्य को गौरा नृत्य भी कहा जाता है। महिलाएं अपने अपने गांवों से टोली बनाकर समीप के गांवों में भ्रमण करती हैं और प्रत्येक घर के सामने गोलाकार झुंड बनाकर ताली के थाप पर नृत्य करते हुए गीत गाती हैं। घेरे के बीच में एक युवती सिर पर लाल कपड़ा ढके टोकनी लिए होती है। टोकनी में धान भरकर उसमें मिट्टी से बने तोते सजाकर रखे जाते हैं। ये तोते शिव पार्वती के प्रतीक माने जाते हैं। फिर महिलाएं सामूहिक स्वर में सुआ गीत गाती हुई वृत्ताकार में झुक झुक कर और ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। सुआ प्रेम गीत नृत्य है। धान कटाई के बाद सुआ नृत्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बड़ी उमंग और उल्लास के साथ किया जाता है। दूसरा, चंदैनी। लोरिक चंदा के नाम से विख्यात चंदैनी छत्तीसगढ़ में 2 शैलियों में पाया जाता है, एक लोक कथा के रूप में और दूसरा गीत नृत्य के रूप में। पुरुष पात्र वेशभूषा में नृत्य के साथ चंदैनी कथा प्रस्तुत करता है। नृत्य गीत रात भर चलता रहता है। बीच बीच में विदूषक जलती मशाल के करतब दिखाता है। चंदैनी नृत्य में टिमकी ढोलक की संगत परंपरागत है। लोरिक चंदा मूलतः प्रेम गाथा है। तीसरा, राउत नाचा। राउत नाचा यादव समुदाय का नाच है। राउत नाच दिवाली पर किए जाने वाला परंपरागत नाच है। इस नृत्य में लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लकड़ी लेकर टोली में गाते और नाचते हुए निकलते हैं। गांव में प्रत्येक घर मालिक को आशीर्वाद देते हैं। टिमकी ढोलक सींग बाजा इसके खास वाद्य हैं। नृत्य के पहले तथा बीच बीच में दोहे गाए जाते हैं। चौथा, पंथी नाच। पंथी छत्तीसगढ़ के सतनामी संप्रदाय का पारंपरिक लोकप्रिय नाच है। किसी प्रमुख तिथि त्योहार पर सतनामी जैत खाम की स्थापना करते हैं और परंपरागत ढंग से नाचते गाते हैं। पंथी नाच की शुरुआत देवताओं की स्तुति से होती है। पंथी गीतों का प्रमुख विषय गुरु घासीदास का चरित्र होता है। पंथी नाच के मुख्य वाद्य मांदर और झांझ होते हैं। पंथी नाच द्रुत गति का नृत्य है। गीत और लय का समन्वय नर्तकों के गतिशील हाव भाव में देखा जा सकता है। पुरुष टोली बनाकर नाचते हैं। महिलाएं सिर पर कलश रखकर नाचती हैं। मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी उठाता है और अन्य नर्तक उसे दोहराते हुए तेजी से नाचते हैं। पांचवा, लोकगीत। छत्तीसगढ़ लोकजनों के पास लोकगीतों की अतुलनीय थाती है। पंडवानी, भरथरी, लोरिक चंदा, ढोला मारू, बांस गीत के साथ विभिन्न संस्कार गीत, पर्व त्योहार अनुष्ठान, 12 मासा, सुआ, ददरिया, बच्चों के खेल गीत, धनकुल, लक्ष्मी जगार
आदि लोकगीतों के लोक कवित और लोक स्वर की छवियां अंकित मिलती हैं। लोकगीतों में जहां जन जन की विभिन्न भावात्मक परितें खुलती हैं, वहीं उनमें जातीय कला की विशेषताएं भी सुरक्षित होती हैं। कुछ प्रमुख लोकगीत इस प्रकार हैं। पंडवानी। पंडवानी महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक गायन रूप है। छत्तीसगढ़ी लोक धुनों में महाभारत की संपूर्ण गाथा को गायक अपने स्वर, बोली, अभिनय, कथा कथन और लोक संगीत के सहारे आंखों के सामने साकार कर देता है। एकतारा, झांझ, हारमोनियम, तबला, बेंजो, रागी की हुंकार की संगत से पंडवानी गायकी का जो लोक रूप उभरता है, वह दर्शक श्रोताओं को लोक परंपरा के अलौकिक आनंद के चरम तक ले जाने में सक्षम होता है। आज पंडवानी गायकों में श्री झाड़ूराम देवांगन, पद्मश्री श्रीमती तीजनबाई, पूनाराम निषाद और ऋतु वर्मा प्रमुख हैं। भरथरी गायन। छत्तीसगढ़ में भरथरी गायन की परंपरा बहुत पुरानी है, जो एक लोक गायन शैली के रूप में प्रतिष्ठित है। भरथरी गायन प्रायः नाथपंथी गाया करते हैं। सारंगिया एकतारे पर भरथरी गाते हुए योगियों को अक्सर देखा जाता है। ढोला मारू गायन। छत्तीसगढ़ी ढोला मारू की प्रथा को प्रेम गीत के रूप में अधिक स्वीकार किया जाता है। श्रीमती सुरुजबाई खांडे की ढोला मारू गाथा की गायन शैली सबसे अधिक प्रभावशाली है। लोरिक चंदा गायन। इसे छत्तीसगढ़ में चंदैनी गायन की संज्ञा दी जाती है। इस समय चिंतादास लोरिक चंदा अथवा चंदैनी के प्रमुख गायकों में से हैं। बांस गीत। बांस गीत मूलतः गाथा गायन है। इसमें गायक, रागी और वादक प्रमुख होते हैं। गायक कथा को गाता और रागी हुंकारू भरता है और वादक बांस बजाता है। मोटे बांस की लगभग 1 मीटर लंबी बांसुरी होती है, जिसे फूंकने से आवाज निकलती है। बांस के कारण ही इस विधा का प्रचलन राउत जाति के लोगों में है। एक बांस बजाता है, दूसरा गाता है। इसके माध्यम से अक्सर करुणा गाथा गाई जाती है। बांस गीत की प्रसिद्ध कथाओं में शीत बसंत, मोरध्वज, कर्ण कथा आदि है। ग्राम बासिन के श्री बैजूराम यादव, खैरागढ़ के नकुल यादव बांस गीत के श्रेष्ठ गायकों में से हैं। ददरिया। ददरिया मूलतः प्रेम गीत है, जिनमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। ददरिया 2-2 पंक्ति के स्फुट गीत होते हैं, जो लोकगीत काव्य के श्रेष्ठ उदाहरण होते हैं। ददरिया गीत स्त्री और पुरुष मिलकर अथवा अलग अलग भी गाते हैं। स्त्री पुरुष जब गाते हैं तब ददरिया सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। ददरिया किसी भी समय गाया जा सकता है। महुआ बीनते हुए, धान बोते हुए, धान कटाई और मिसाई के समय, राह में चलते हुए, चक्की पीसते हुए, कभी भी किसी समय ददरिया गीत गाए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य। नाचा। नाचा छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। स्वांग गम्मत का छत्तीसगढ़ी नाम नाचा है। नाचा में मंच गांव का चौपाल या चौराहा होता है, जहां गांव के दर्शक सहजता से इकट्ठे होते हैं। नाचा की तासीर व्यंग्यात्मक है। प्रहसन उसका सहज स्वभाव है। नाचा में विदूषक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। नाचा शुद्ध मनोरंजन के साथ समाज की दुखती नस को भी टटोलता है। अभिनय और लोक संगीत की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी नाचा ने भारतीय लोक नाट्यों में सर्वोपरि स्थान बना लिया है। रहस। रहस छत्तीसगढ़ी रासलीला है। रहस जहां अनुष्ठानिक है, वहीं कृष्ण के चरित्र से संबंधित लोक नाट्य भी है। रहस का तात्पर्य है संगीत नृत्य प्रधान कृष्ण का विविध लीला अभिनय। रहस में कंस और कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की विभिन्न लीलाएं खुले मंच पर मंचित की जाती हैं। रहस में पुत्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मंच को बेड़ा कहा जाता है। बेड़ा के बीच में खंभ के आसपास और गांव की गलियों में कृष्ण लीला की विभिन्न मूर्तियां बनाई जाती हैं। गांव में रहस का आयोजन 7 से 9 दिन तक होता है। छत्तीसगढ़ी लोकचित्र। छत्तीसगढ़ में अनेक प्रागैतिहासिक गुहाएं हैं, जिनमें आदिम मानव के द्वारा बनाए हुए रेखाचित्र मौजूद हैं। इन्हीं गुहा चित्रों से लोक चित्रों और गुहा चित्रों का उद्भव और विकास हुआ है। क्योंकि आज की पारंपरिक लोक चित्र कला परंपरा की आकृति, रंग, रेखाएं उस काल की समस्त चित्र परंपरा से मिलती हैं।
लोक चित्रकला की समस्त आकृतियां और रंग रेखाएं सरल होते हुए प्रतीकात्मक और संश्लेषणात्मक होती हैं। लोक में किसी भी कार्य की शुरुआत चौक अथवा स्वास्तिक की आकृति बनाकर होती है। छत्तीसगढ़ अंचल में हर अवसर जैसे तीज त्योहार पर चौक का प्रचलन है। दीपावली के समय तो घर का कोना कोना चौक से जगमगाने लगता है। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ी महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से सवहानी का अंकन करती हैं। गोबर को हाथ में लेकर 4 उंगलियों के सहारे घर की चारों दीवारों को मोटी रेखा से घेर दिया जाता है। मुख्य द्वार के दोनों ओर की रेखा पर कुछ मानव तथा कुछ पशुओं की आकृतियां बना दी जाती हैं। इसमें शेर के शिकार का चित्र प्रमुखता से बनाया जाता है। सवनाही के बनाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। आठे कन्हैया कृष्ण जन्माष्टमी पर मिट्टी रंगों से भित्ति पर कृष्ण के जन्म कथा का चित्रण होता है। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला गृह सज्जा कला में पारंपरिक रूप से दक्ष होती हैं। वे घर की लिपाई पुताई कर दीवारों पर अलंकरण गेरू काजल पीली मिट्टी से तथा मुख्य द्वार पर ज्यामितिक रूपाकार हाथ से बनाती हैं। गोदना। गौण लड़कियों में गोदना गुदवाने की प्रथा बहुत लोकप्रिय है। गुदना हर लड़की के लिए अनिवार्य है। गुदना ना गुदाने पर लड़के का पिता विवाह के समय लड़की वालों से गुदाने की कीमत ले लेता है। यदि कोई लड़की या स्त्री बिना गुदना गुदाए मर जाती है तो मृत्यु के बाद ईश्वर उसे दंडित करेगा, ऐसी गौड़ों में मान्यता है। गौड़ों के अतिरिक्त भी छत्तीसगढ़ी महिलाएं गोदना प्रिय होती हैं। बांह हाथ पैर ठोड़ी पर छत्तीसगढ़ी महिलाएं आज भी एक न एक गुदना अवश्य लिखवाती हैं। गुदना लोक जीवन के प्रतीक चिन्ह है। गोदना एक गहरा हरा रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो खुरई के वृक्ष से निकाला जाता है। बांस की बारीक सीकों से उस काले पदार्थ से गुदना गोदा जाता है। गुदना का चिन्ह आजीवन रहता है। आज मशीन द्वारा सुई से गोदना होता है। त्योहार एवं पर्व। छत्तीसगढ़ के जनजीवन में त्योहारों एवं पर्वों का काफी महत्व है। लोग त्योहार और पर्वों के माध्यम से अपना मनोरंजन करने के साथ साथ अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। लोग दशहरा दीपावली होली रामनवमी जन्माष्टमी भोजली तीजा पोला हरेली बसंत नवन्ना मड़ई आदि पर्व बड़े धूमधाम एवं उत्साह से मनाते हैं। पंचायत। जनजाति समाज में पंचायत का भी महत्व है। गांव के महंत और प्रधान पंचायत बुलाते हैं। अर्थदंड पंचायत की सामूहिक संपत्ति होती है। सुदृढ़ एवं संगठित सामाजिक अनुशासन में बंधे आदिवासी भले ही आर्थिक विपन्नता में जीते हैं, लेकिन स्वतः निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित सारी सामाजिक व्यवस्था का पालन करना ही वे अपना परम कर्तव्य समझते हैं। बूंदा प्रथा का प्रचलन। सतनामियों में विवाह के अंतर्गत बूंदा प्रथा प्रचलित है। इसमें जब लड़के का विधिवत विवाह नहीं होता तब वह किसी कुंवारी या स्त्री को चूड़ी पहनाता है। इससे उसकी गृहस्थी बन जाती है, फिर भी वह कुंवारा ही समझा जाता है। उसकी संतान भी हो जाती है और इस प्रकार की स्थिति में भी उसे कुंवारा बाप कहा जाता है। जादू टोना एवं अंधविश्वास। जनजाति लोग अंधविश्वासी होते हैं। उनका धार्मिक विश्वास जादू टोना भूत प्रेत चुड़ैल डाकिन पिशाच आदि के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रायः मंत्र शक्ति का प्रयोग जादू टोने के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कमार अथवा भुजिया जनजाति समूह में जादू टोना निवारण करने वाले व झाड़ फूक करने वाले बैगा 2 प्रकार के होते हैं। पहला डीह बैगा और दूसरा गुड़ी बैगा। डीह बैगा धान बोने के पूर्व खेतों की सीमाएं बांधता है, तो गुड़ी बैगा भूत प्रेत चुड़ैल आदि से ग्रस्त लोगों की रक्षा करता है। ऐसा भूत जो डीह बैगा की बात नहीं सुनते, वे गुड़ी बैगा के मंत्रों के सामने ठहर नहीं सकते। छत्तीसगढ़ में जादूगरनियों एवं टोनहीनों की एक विशेष श्रेणी होती है जो शमशान भूमि में तंत्र साधना करती हैं। टेबू। यह आदिवासी समाज का अलिखित कानून है। जनजाति समाज में धार्मिक विश्वास का एक जबरदस्त आधार निषेध है। निषेधात्मक वस्तु की अवहेलना दारुण दुख का कारण न बन जाए, इस कारण टेबू शब्द उन सारे प्रतिबंधों पर लागू होता है जिनका अर्थ होता है मत करो। इस टेबू का पालन आदिवासी समाज कड़ाई से करता है।
यह आदिवासी समाज का अलिखित कानून है जिसकी अवहेलना दारुण दुख का कारण बन सकती है। यह कहा जा सकता है कि टेबू के पीछे पारलौकिक शक्ति होती है। घोंटुल प्रथा। गोड़ों में घोंटुल की प्रथा है। घोंटुल एक मकान होता है जिनमें अलग अलग खंड होते हैं। इसमें आंगन भी होता है। यह मकान कुंवारे लड़के लड़कियों का विश्राम स्थल है। विवाहितों का यहाँ कोई काम नहीं। अविवाहित यहाँ रात भर नाचने गाने के बाद यही सो जाते हैं। लड़की के गर्भवती होने पर लड़के लड़की की शादी कर दी जाती है। लड़की पर कोई लांछन नहीं लगाया जाता। घोंटुल गांव की सामूहिक संपत्ति होती है। घोंटुल की देखभाल के लिए कोटवार और महंती होता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि युवाओं का गृह घोंटुल एक स्वैच्छिक परिसंघ है। बाड़ा तथा गुरी प्रथा। घोंटुल के अतिरिक्त दो अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थाएं बाड़ा और गुरी होती है। गांव के पटेल या मालगुजार का घर बाड़ा होता है, जहां से गांव की सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों का संचालन होता है। जनजातीय ग्राम्य समुदायों का कम्युनिटी हॉल गुरी के आकार प्रकार गांव की जनसंख्या पर आधारित होता है। गांव की सामूहिक संपत्ति गुरी का उपयोग मनोरंजन कार्यक्रमों, ग्राम पंचायतों की बैंकों एवं सरकारी अधिकारियों के विश्राम स्थलों के रूप में किया जाता है। छत्तीसगढ़ की भाषाएं। छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक जनता की भाषा छत्तीसगढ़ी है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा और उत्तर बस्तर के अधिकांश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। हल्बी, भतरी, लरिया, खलहरी, सरगुजिया, सदरी, कोरबा, बैगानी, बिंझवारी, कलंका तथा मूलिया बोलियां छत्तीसगढ़ की अंतर्वर्तनी बोलियां हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ मुख्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल। पहला, राजिम। राजिम महानदी पैरी व सोंढूर के संगम पर बसा एक प्राचीन नगरी है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर राजीव लोचन, कुलेश्वर, महादेव मंदिर, राजेश्वर, मार मंदिर स्थित है। राजीव लोचन यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है तथा इसका निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। राजिम छत्तीसगढ़ का पवित्र स्थल है। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। दूसरा, सिरपुर। यह महानदी के तट पर स्थित है। यह स्थल छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नगरी एवं राजधानी थी। यहाँ ईंटों से निर्मित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है। इसके अतिरिक्त यहाँ बौद्ध विहार भी है। अन्य मंदिरों में गंधेश्वर मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर आदि हैं। तीसरा, भोरमदेव मंदिर। यह कवर्धा जिले से 18 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियां, हाथी, घोड़े, नृत्यरत स्त्री पुरुष, गणेश, नटराज आदि की मूर्तियां स्थित हैं। चौथा, रतनपुर। रतनपुर छत्तीसगढ़ का धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख स्थल है। रतनपुर की स्थापना कलचुरी नरेश रत्नदेव प्रथम ने की थी। रतनपुर में अनेक तालाब तथा मंदिर हैं। तालाबों में कपिलेश्वर तालाब, बहारिया तालाब, रत्नेश्वर तालाब प्राचीन व उल्लेखनीय हैं। मंदिरों में महामाया मंदिर, कंठी देवल मंदिर, भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर आदि कलचुरी कालीन हैं। आज भी यह महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल एवं सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। पांचवा, मल्हार। मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित एक बड़ा गांव है। यह एक प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर अनेक मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर पातालेश्वर केदार मंदिर है। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर डिंडेश्वरी देवी का है, जिसकी मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर की है। इस स्थल पर अभी और खोज की आवश्यकता है। सभी स्थलों के अतिरिक्त खरौद, जांजगीर, मल्हार, रायपुर, धमधा, आरंग, चंपारण्य, गिरौदपुरी, दामाखेड़ा, पाटन खल्लारी आदि स्थलों को अपना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व आज की है।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।